जब वह जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। ये डेवलपमेंट टीम के टीम लीडर और उसकी पूर्व प्रेमिका थी। वे 7 साल से साथ थे। वे खुश थे। उस दौरान वह स्वभाव से आलसी था और वह जन्मजात काम की दीवानी थी, और किसी कारणवश सब कुछ ठीक लगने के बावजूद उसने अचानक उसे छोड़ दिया। 6 ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद ही उसके साथ एक नया साथी था। वो उससे पूछता है कि उसका नया रिश्ता कैसा चल रहा है, और वह उसे बताती है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने उसके अच्छे भविष्य की कामना की। उसने उससे कहा कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद करो और काम करते रहो। स्क्रीन की ओर देखते हुए उसने पूछा कि क्या वह किरदार जो वह निभा रहा था फिक्सिंग वास्तव में एक बॉस था, क्योंकि उसे इतनी आसानी से मार दिया गया था। वो उसे बताती है कि जैसे जैसे और परिदृश्य बीतते हैं, चरित्र मजबूत होता जाता है। कठिनाई इस पर निर्भर करती है खिलाड़ी के विकल्पों के बारे में। फिर वह पूछती है कि क्या उसे पता था कि वह किरदार उसी के जैसा बनाया गया है। वो उसे हैरानी से देखता है। वो हंसती है और पूछती है कि क्या उसने ध्यान नहीं दिया। उनके बीच समानताएं थी। वो आगे कहती है कि यही कारण था कि खेल में उससे मिलते ही उसने उस किरदार को मार डाला। वो ये भी बताती है कि उसका व्यक्तित्व उससे मिलता जुलता था। जब वे बात कर रहे थे तभी उसने बाहर कुछ देखा। उसने पूछा कि क्या उसका नया प्रेमी बाहर उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है। उसने उससे कहा कि ऐसा मत करो, उसे इंतजार करवाओ और उसके पास जाओ। वो कहती है कि वह जाएगी और हाथ हिलाकर चली जाती है। कुछ मिनट सोचने के बाद वह नए चरित्र परिवर्तनों को एक बार फिर आजमाने का फैसला करता है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है कि खलनायक का चरित्र उन्हीं के आदर्शों पर आधारित। बचपन में डुइन को जादुई प्रतिभा का धनी कहा जाता था और उन्हें सर्वोच्च दर्जा दिया जाता था, लेकिन वास्तव में वे एक साधारण जादूगर थे। और इसी वजह से अहंकार और कुलीन पृष्ठभूमि के बावजूद उसका व्यक्तित्व सबसे बुरा निकला। वो और मजबूत हो सकता था, लेकिन वो हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहता था जो उससे नफरत करते थे। वो जिन सोचता है कि क्या उसे किरदार को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ और गुण या व्यक्तित्व की विशेषताएं जोड़नी चाहिए, खासकर अब जब उसे पता चल गया है कि ये किरदार उसी पर आधारित था। वो आगे कहता है, समझदारी, धनी, सबसे शक्तिशाली स्पर्श, तीक्ष्ण आंखें, आयरन मैन। अंत में वो हर उस चीज को जोड़ लेता है जो देखने में अच्छी लगती है। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए वो जल्दी से फैसला करता है कि बदलावों को वापस ले लो। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। कहानीकार पूछ रहा है कि क्या वो जिन को मॉडल में कुछ बदलाव चाहिए और उसे जरूरत पड़ने पर खुद ही इसे ठीक करने के लिए कहा गया। वो जिन ने कहा कि वह तो बस मॉडल देख रहा था। कहानीकार हंसा और उसे बाहर देखने के लिए कहा। खिड़की से झांकते ही उसे आसमान में एक गोलाकार बादल घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसके चारों ओर बिजली कड़क रही होती है। बिजली की एक तेज चमक गिरती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि वो कहाँ है। वो एक आदमी को डैलिन के बारे में किसी को चेतावनी देते हुए सुनता है, जो कह रहा है कि डैलिन कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। भले ही वह झिझकता हुआ प्रतीत होता है, उसके पास हमेशा कुछ न कुछ नया छुप कर रखने को होता है। डैलिन तो बस अपनी प्रतिभा को कम करके आंक रही है। वो एक नीच खलनायक है, वो आदमी कहता है। तभी उसे एक महिला की डैलिन का नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके बगल में बैठी लड़की उससे पूछती है कि क्या वो किसी औरत की वजह से हमेशा के लिए अपने कमरे में बंद रहने की योजना बना रहा है। वह जानना चाहती है कि क्या वो पूरे परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े कागज जमीन पर फेंक दिए और उससे कहा कि अगर वह नौकरी से निकाला जाना नहीं चाहता तो अपनी जगह से उठ जाए। उसके बाद एक अजीब आदमी वह उसकी खिड़की के बाहर प्रकट हुआ। वो इस शरीर में इस अजीब जगह पर जागा और तब से 1 सप्ताह बीत चुका है। वो उसी दुनिया में है जिसे उसने कभी बनाया था। दृश्य परिचित सा लगता है और वह खेल का सबसे बुरा किरदार है, वो जो मौत से नहीं बच सकता, चाहे कुछ भी हो। वो आदमी धीरे धीरे मर गया। खलनायक अपनी राह पर चल पड़ा। वो अपनी सौतेली बहन द्वारा फर्श पर फेंके गए कागज इकट्ठा करता है, उनके शोध दस्तावेज। वो महिला जिसने फेंके थे उनमें से एक यूरियल है। उनके बीच अच्छे संबंध नहीं है, और जिस महिला का जिक्र उसकी बहन ने पहले किया था वो शायद जूली थी। उसे लगता है कि डिलिंग को किसी तरह की समस्या थी अपनी मंगेतर जूलिया के साथ। उसकी बहन ने उसे कहा कि अगर वह इस प्रतिष्ठित प्रोफेसर पद से बर्खास्त नहीं होना चाहता तो उसे उठ जाना चाहिए। इसलिए उसने जाने का फैसला किया। व्याख्यान देने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसने पहले कभी व्याख्यान नहीं दिया होता। वह बिस्तर से उठता है और तैयारी के लिए बाथरूम की ओर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास सभी क्षमताएं मौजूद हैं। उसने डुआन को अपने वश में करने से पहले उसे ये गुण दिए थे। उसका बाथरूम किसी आलीशान स्विमिंग पूल जैसा दिखता है, हालांकि वातावरण और कपड़े कुछ अलग ही एहसास देते हैं। वो विदेशी शब्दों का प्रयोग इतनी सहजता से करता है मानो उसने अपना पूरा जीवन डुलान के रूप में बिताया हो। आमतौर पर उन्हें ऑफिस के कपड़ों के अलावा कुछ भी पहनने में असहजता महसूस होती है, लेकिन यहां वे सहज और आरामदायक महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर उसे ये बताते हुए कि अब ये उसका शरीर है। वो जिनके रूप में जो औपचारिकताएं कभी कठोर लगती थी
अब स्वाभाविक लगती है। वह एक कुलीन है। वह स्वयं को एक श्रेष्ठ सदस्य के रूप में महसूस करता है। कुलीन वर्ग। लेकिन वू जिन एक साधारण आदमी है, दिखने में लंबा और सुंदर, और उसकी पूर्व प्रेमिका के शब्दों में कहे तो एक निकम्मा और आलसी। वो खुद से कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। सत्ता के इस नशे में वह अपनी पहचान खो बैठा। वह कार की ओर बढ़ा, जहां पहले से ही एक ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। वह इससे पहले कभी इतनी आलीशान कार में नहीं बैठा था। यह सोचकर कि यह कितना महंगा होगा, उसे पुरानी यादें ताजा हो जाती है जो उसे परेशान करती है। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे किसी व्यक्ति पर पड़ती है और वह सोचने लगता है कि कौन है। बगल में बैठा लड़का उसे नमस्कार करता है और कुछ कागज उसे देता है। वह सोचने लगता है कि क्या वह लड़का कोई वो जिन एक सहायक या सचिव से पूछता है कि क्या वह जादूगर है। लड़का जवाब देता है कि वह पहले से ही 3 साल से डिलन की सेवा में है। वो जिन को लगता है कि दस्तावेज ये व्याख्यान सामग्री है, लेकिन वास्तव में ये उसके पढ़ने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट है, जिसमें व्याख्यान के लिए शुरू से अंत तक आवश्यक सभी चीजें शामिल है। वो जून लड़के से कहता है कि अच्छा काम किया। जब वो जिन उसे विश्वविद्यालय पहुंचने तक आराम करने के लिए कहता है तो लड़का चौंक जाता है। यहां तक कि ड्राइवर भी हैरान लगता है कि उसने किसी की तारीफ करना। वो जिन खुद दूसरे की तारीफ करने के बाद असहज महसूस करता है। वह सोचता है कि क्या यह डैलिन का असली स्वभाव है जो तारीफों का विरोध कर रहा है। अंदर वे विश्वविद्यालय पहुंचे, जो अद्भुत वास्तुकला वाली एक आकर्षक इमारत थी। उन्हें वो पत्र याद आया जिसमें लिखा था कि उन्हें रोटो हॉल जाना है। छात्र आपस में फुसफुसा रहे हैं कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि आखिरकार उन्हें उनका व्याख्यान सुनने का मौका मिल रहा है। वे कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि वे मंत्रों की व्याख्या करने में माहिर है। जाहिर तौर पर एक बाल प्रतिभा थे। उन्हें वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और व्याख्यान शुरू करने से पहले अपना परिचय देता है। कुछ लड़कियां तो पहले से ही उस पर मोहित हो चुकी है और फुसफुसाकर उसकी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और कूलनेस की तारीफ कर रही है। एक छात्रा सोचती है कि इसमें कूलनेस क्या है। वह उसे अपना दुश्मन घोषित कर देती है। उसके पिता की मृत्यु हो गई। 3 साल पहले उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपना जीवन मंत्रों की व्याख्या पर शोध करने में समर्पित कर दिया था, लेकिन किसी ने उनसे उनका शोध प्रबंध छीन लिया। इस सदमे ने उसे निराशा में धकेल दिया और उसने मृत्यु को चुना। वो थीसिस ग्लोआन ने चुराई थी। हालांकि अपने पिता के निधन के बाद सब कुछ खो देने के कारण वो कुछ नहीं कर सकी। हालांकि वह एक कुलीन परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया, जिसमें उसका पैतृक घर और उनकी जागीर भी शामिल थी। वो अनाथ हो गई और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस समय उसने उस व्यक्ति से बदला लेने की कसम खाई थी जो इसके लिए जिम्मेदार था। उसके बाद उसने रॉय यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए अथक परिश्रम किया, जहां डलोन प्रोफेसर थे। भले ही दूसरे छात्रों को न पता हो, उसे पता है जिस मंत्र व्याख्या के लिए हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, वो उसके पिता की उपलब्धियों पर आधारित एक छल है। वह हैरान है कि उसके परिवार को बर्बाद करने के बाद भी वह उसके सामने इतने घमंड से कैसे खड़ा हो सकता है। वह कहती है कि यह पद उसके पिता का होना चाहिए था। वो उसे बेनकाब करने की कसम खाती है और उसे मरवा दो। फिलहाल वो खुद को संयमित रखती है, सही अवसर की प्रतीक्षा करती है। डलोन कक्षा को शांत करता है और घोषणा करता है कि वह होगा। एक विशेष व्याख्यान देते हुए वह जादू के 3 गुणों और 9 प्रकारों की व्याख्या से शुरुआत करते हैं। पढ़ाते समय उन्हें लगता है कि यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान है। भले ही यह उनका पहला व्याख्यान है और वे जादू के सिद्धांत से अपरिचित हैं, फिर भी वे सब कुछ पूरी तरह से समझ जाते हैं। वो जिन ने जुइन को इससे पहले जो गुण दिए थे, उनमें से एक यह भी था। उनके मार्गदर्शन में सभी छात्र बिना दबाव महसूस किए स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वे छात्रों से कहते हैं कि कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिभा के बिना उन्हें सावधानीपूर्वक चुनाव करना होगा। ध्यान केंद्रित करो। वो जिनको लगता है कि यह बात दुआन पर खूब लागू होती है। वो खुद प्रतिभाशाली नहीं है। उसकी वर्तमान अधिकतम ऊर्जा 3300 है। ऐसे कई नामी जादूगर हैं जिनके पास 30,000 से अधिक माना शक्ति है, और वो जिनको ये देखकर आश्चर्य होता है कि डलोन कैसे उन चीजों को हासिल कर लेता था जिन्हें उसे खुद भी देखना चाहिए था। व्याख्यान समाप्त करने के बाद वह स्क्रिप्ट की अंतिम पंक्ति पढ़ने से पहले हिचकिचाता है, क्योंकि मूल डीलोन ने ऐसा कभी नहीं कहा होता, लेकिन फिर भी वो इसे कह देता है। वो जिन पूछता है कि क्या किसी को कोई सवाल है। कोई हाथ नहीं उठाता। वो जिन को राहत महसूस होती है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वह कहती है कि पिछली रात छात्रावास में एक रहस्यमय जादू का पता चला था। लोग मानते हैं कि यह किसी शैतान का काम है। वो ड्लोआन से इसका अनुवाद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो खुद को प्रतिभाशाली अनुवादक मानता है। ड्लोआन उसे रोककर पूछता है कि क्या वह सचमुच इसी विश्वविद्यालय से है। वह इस बात से भ्रमित हो जाती है। प्रश्न। वह समझाते हैं कि प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय देना और अपने संगठन के बारे में बताना स्वाभाविक होना चाहिए। वो कहते हैं कि वो उत्तर नहीं देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बुनियादी शिष्टाचार की अनदेखी करता है। वास्तव में वो मना करता है, क्योंकि अपनी समझने की क्षमता का उपयोग करने से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। दूसरा, छात्र उस पर हंसते हैं, ये सोचकर कि वह केवल ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। जब वह जाने ही वाला होता है तो वो उसे फिर रोक लेती है। वह कहती है कि जादुई टावर विश्लेषण करने से इनकार कर रहा है। ये एक रहस्यमय जादू है और केवल वही इसे साकार कर सकती है।
बिना अनुमति का इंतजार किए वो मंत्र लिखती है और उससे उसका अर्थ बताने को कहती है। वो लगभग अपनी सारी शक्ति खो देता है। वो कहती है कि कई नवोदित महिलाएं, छात्रावास के लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है, और वह पूछती है कि क्या वो कम से कम कोई संकेत दे सकता है। उसके बाद पूरी करने से पहले ही वो उसे बताता है कि यह अवरोध जादू है, संकेत देने की कोई जरूरत नहीं है। वह समझाता है कि यह एक जादुई अवरोध मंत्र है जिसका इस्तेमाल शायद छात्रों को फंसाने के लिए किया जाता है। वो अवाक रह जाती है। बाद में कैफेटेरिया में वो उसे एक परेशान करने वाला कमीना कहती है। उसने एक अज्ञात जादू का उपयोग करके उसकी व्याख्या करने की क्षमता को झूठ साबित करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय उसने अपना नाम न बताने के कारण उसे बदतमीज और मूर्ख समझा। उसे लगता है कि उसने जादू के प्रकार के बारे में झूठ बोला था। जादू टोना करना बेहद मुश्किल है। उसने छात्रावास में बनाया गया मंत्र केवल इसलिए लाया था क्योंकि उसे लगा था कि यह प्रथम वर्ष के छात्रों के शोध कौशल को बढ़ाने के लिए है। वह डलोन को बुलाती है, खुद को सबके सामने नंगा करने वाला बेवकूफ। उसकी एक सहेली दौड़कर आती है और बार बार उसका नाम पुकारती है। उसकी सहेली कहती है कि पहले उन्हें लगा कि यह कोई रुकावट है, और जब मैंने मंत्र को दोबारा लिखा तो डलोन की व्याख्या सही साबित हुई। वह पूछती है कि उसका क्या मतलब है। उसकी सहेली कहती है कि प्रोफेसर से सवाल करना उसकी बहादुरी थी, लेकिन एफेरे उसे बीच में ही रोककर बैरियर के बारे में पूछती है। उसकी सहेली पूछती है कि क्या डलोन, बिना किसी मापदंड के इतनी जल्दी इसकी व्याख्या कर लेना कोई अविश्वसनीय बात नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा। उसकी दोस्त उसे धन्यवाद देती है और रिपोर्ट लिखने चली जाती है। वो खुद को समझाती है कि वो बस भाग्यशाली था। उसे डलोन की स्थिति सुधारने पर गुस्सा आता है। प्रतिष्ठा व्यर्थ। वह डलोन के पाठ्यक्रम की शिक्षाओं का विवरण देने वाला एक कागज निकालती है। कहावत है, अपने दुश्मन को जानो और तुम अपने सभी दुश्मनों पर जीत हासिल कर लोगे। लड़ाई, वो कहती है कि वो पीछे नहीं हटेगी, भले ही उसे अब से हर दिन उसका परेशान करने वाला चेहरा देखना पड़े। वो वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बेनकाब कर देगी। चलते हुए पीछे मुड़कर वो जिनको लगता है कि स्थिति बुरी तरह से बिगड़ सकती थी, जैसे ही उसने मंत्र पर नजर डाली उसकी शक्ति स्वतः सक्रिय हो गई। बस एक नजर डालने से ही उसकी लगभग सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। वो अब भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अगर उसके पास वर्तमान ऊर्जा से दोगुनी भी होती तो भी पर्याप्त नहीं होती। फिर भी राहत मिली। कुछ भी गलत नहीं हुआ। तभी उसके सामने खड़ी एक महिला ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। वह डलोन की मंगेतर थी, एक ऐसा व्यक्ति जो शूरवीरता के शिखर तक पहुंचने के लिए नियत था। वो उसे बताता है कि वह ठीक है। वह पूछती है कि एक हफ्ते पहले किए गए वादे को तोड़ने के बाद वह कैसे ठीक हो सकता है। वो जिनको कुछ भी याद नहीं है। वादा, वह कहता है कि उसे याद नहीं है और उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है। वह उसके रास्ते में आ जाती है और पूछती है कि क्या वह पहले की तरह फिर से भाग रहा है। ये महसूस करते हुए वो उससे बच नहीं सकता। वो कहता है कि उसे बुखार था जिसके कारण वो कुछ बातें भूल गया था, और पूछता है कि क्या वह उसे वादा याद दिला सकती है। उसने उससे कहा था कि उसने वादा किया कि अगर वह सचमुच उसके साथ रहना चाहता है तो वह सबके सामने अपने झूठ और अहंकार को स्वीकार करके ईमानदार हो जाएगा, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कुछ नहीं, इसके बजाय वो कहती है कि उस पर भरोसा करना उसकी गलती थी और एक तरफ हट जाती है। वह उसकी तरफ एक नजर डालता है और फिर चला जाता है क्योंकि उसे जाने की अनुमति मिल चुकी है। वो अपने दांत पीसती है। वह चली जाती है। उनकी सगाई एक सुविधा के लिए हुई थी। ड्लोआन एक प्रतिभाशाली जादूगर और जूली एक कुशल योद्धा। उनके मिलन से उसके भाई को केवल यही विश्वास था, समृद्धि तो आएगी ही, राजनीतिक रूप से भी और वंशानुक्रम के माध्यम से भी। उसके भाई के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता था। यह स्वीकार्य था। उसका मानना था कि यह उसके परिवार की भलाई के लिए था, भले ही वो उसे पसंद न करती हो। हालांकि परिवार को जल्द ही पता चल गया कि उसकी प्रतिभा वास्तव में कभी थी नहीं। उसने झूठ बोलकर प्रोफेसर का पद हासिल किया था। एक घटना के बाद इससे परिणाम मिलने बंद हो गए। फिर भी दोनों परिवारों ने इसे गुप्त रखने की कोशिश की, शायद इसलिए कि वे गपशप का विषय नहीं बनना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जनता को यह सोचने पर मजबूर करना कि उन्होंने गलत फैसला लिया है, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह शादी के लिए तैयार थी, लेकिन झूठ के लिए नहीं। एक शूरवीर के रूप में यही उसका दृढ़ विश्वास था। तभी उसने उससे वादा करवाया और वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। वो हैरान रह गई थी उसके समझौते से, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका उस वादे को निभाने का कभी इरादा ही नहीं था। विश्वविद्यालय में घूमते हुए वो रुककर इस बात की प्रशंसा करता है कि यह बेहद खूबसूरत दिखता है, परिसर विशाल है और बगीचों का रखरखाव बहुत सावधानी से किया गया है। उन्होंने और उनकी टीम ने इसे बनाने में अनगिनत रातों की नींद हराम की है। वातावरण, उसे लगता है कि अगर उसने डलोन की जगह किसी और को अपने वश में कर लिया होता तो शायद बेहतर होता। तभी वह देखता है कि कोई उसकी ओर सीधे दौड़ रहा है। उसने सहज ही अपनी कोनी पीछे खींचकर खुद का बचाव किया, लेकिन चोट लगने से केवल उसका सहायक ही गिर पड़ा और उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि वो उस समय मौजूद था। अपने प्रोफेसर से मिलने की जल्दी में डलोन ने पूछा कि क्या उसका नाम जोरो है,
लड़के ने जवाब दिया कि उसका नाम एलन है। डलोन ने कहा कि उसे जरूर कोई गलती हुई होगी। अंदर कार्यालय में वो पूछता है कि एलन उससे मिलने के लिए इतनी जल्दी में क्यों था। एलन बताता है कि ये इस वर्ष के नए जादूगरों के लिए प्रायोजनों की सूची से संबंधित है। जैसे ही वो जून स्कैन करता है, नामों को देखते हुए वो देखता है कि उनमें से कई सुनहरे रंग में चमक रहे हैं। वो अनुमान लगाता है कि यह उन विशेषताओं के कारण है जो उसने पहले जोड़ी थी। वो समझता है कि चमकते हुए नाम उन लोगों का प्रतिनिधित्व करें जो उसे पैसा ला सकते हैं। उन सभी में वो लड़की जिसने उसे अपना दुश्मन घोषित किया था, एफेरिन लूना, सबसे अधिक चमकती है। हालांकि उसके पास कोई प्रायोजक नहीं। डलोन एलन से पूछती है कि कोई उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। एलन का सुझाव है कि लोग शायद उसे प्रायोजित करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे डलोन की तरह ही बदनामी का शिकार न हो जाए। लेकिन वह इतनी प्रतिभाशाली थी कि बिना किसी अकादमी में जाए विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। अगर वह चीजों को ऐसे ही चलने देता है तो उसका सामना होगा वही हश्र जो ड्लोआन का होना तय था। खेल में ड्लोआन की अनगिनत मौतें हुई। दिल में तलवार, सिर पर जादू की छड़ी, शराब में जहर, बम, ट्रेन में। वो जिन मरने का इरादा नहीं रखता, इसलिए उसे डुआन से अलग फैसला लेना होगा। वह कागज पर हस्ताक्षर करता है और एलन को उसे जमा करने के लिए कहता है। एलन के जाने के बाद वो जिन को एहसास होता है कि उसे जीवित रहने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। किसी जादूगर में निवेश करना एक तरीका है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं जो डुआन से नफरत करते हैं। ऐसे लोग जो मौका मिलते ही उसे मार डालने की कोशिश करेंगे। उसे बचने का रास्ता चाहिए, एक मजबूत बनने का रास्ता। डलोन में प्रतिभा की स्वाभाविक कमी के कारण वह आगे आने वाले खतरों का ठीक से सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो मूल ड्लोआन के पास कभी भी उसकी अनूठी विशेषताएं नहीं थी। ड्लोआन ने एक बार चारों तत्वों पर महारत हासिल करने का दावा किया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था ठीक से। फिर भी वो अपनी मौजूदा क्षमताओं को अपनी नई विशेषताओं, विशेष रूप से धातु को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ जोड़ सकता है। इससे वो हवा में तैरती तलवारों का इस्तेमाल कर सकता है, एक ऐसी तकनीक जो उसे ये इस दुनिया में अपरिचित है। यह मुख्य धारा का जादू नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली है। उसमें प्राकृतिक प्रतिभा की कमी है, लेकिन वह धातु के गुणों में हेरफेर करके इसकी भरपाई कर सकता है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने से पहले उसे बुनियादी बातें सीखनी होंगी। तो वह तुरंत शुरू कर देता है। जैसे ही वह शुरू करता है, कमरा एक ठंडी नीली रोशनी से भर जाता है। वह तेजी से टेलीकिनेसिस सीख रहा है। कुछ ही क्षणों में वह एक कलम बना देता है। वह सहजता से तैरता है, क्योंकि उसने मंत्र को पूरी तरह से याद कर लिया है। इसलिए उसे किसी मंत्रोच्चार या उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। वो इसे केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही कर सकता है। लेकिन यह केवल एक निम्न स्तर की क्षमता है। यह एक निम्न स्तरीय तकनीक है। यहां तक कि उच्च स्तरीय टेलीकिनेसिस भी उसे वहां नहीं ले जा पाएगी जहां वह जाना चाहता है। जैसे ही वह एक जादुई किताब के पन्ने पलटता है, उसके मन में एक अजीब विचार आता है। क्या होगा अगर वो न केवल अपने मन में बल्कि अपने पूरे शरीर में जादुई घेरे उकेर ले। शरीर वृत्त जितना बड़ा होगा, प्रभाव उतना ही प्रबल होगा। यदि वह अपने शरीर को पूरी तरह समझता है, तो वह केवल अपने मस्तिष्क में ही शरीर स्थापित करने तक सीमित नहीं रहेगा। वो अपने दिल में एक, अपने शरीर के भीतरी हिस्से में एक और शरीर पर दर्जनों टैटू बनवा सकता था। खतरे स्पष्ट है, अत्यधिक भार, आंतरिक क्षति और संभवतः मृत्यु भी। लेकिन उसने जो गुण जोड़े हैं, उनमें से एक को आयरन मैन कहा जाता है। यह उसके शरीर को अत्यधिक जादुई तनाव के गंभीर दुष्प्रभावों को सहन करने की क्षमता देता है। आखिरी का उपयोग करते हुए, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए, वह स्वयं पर इस सिद्धांत का परीक्षण करने की तैयारी करता है। जैसे ही यह शुरू होता है, उसे समझ आ जाता है कि आज तक किसी ने भी ऐसा करने का साहस क्यों नहीं किया। एक भयानक दर्द उसे चीर देता है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर हड्डी चूर चूर हो रही हो और हर मांसपेशी चीरफाड़ हो रही हो। फिर भी वो कराहता नहीं है, वह चीखता नहीं है। वह एक कुलीन व्यक्ति के धैर्य के साथ इसे सहन करता है। जब अंततः यह सब समाप्त हो जाता है, तो उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उसका शरीर पतन के कगार पर था, लेकिन वह सफल हो गया। उसके कंधे पर एक जादुई घेरा उकेरा गया था। इस गति से इसमें लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। अपने पूरे शरीर को ढक लो। उनके पहले सेमिनार के 1 महीने बाद उनके पहले आधिकारिक व्याख्यान का दिन आ गया। छात्र असमंजस में थे। उन्होंने तरह तरह की बातें सुनी थी। उनके वरिष्ठों से ड्लुआन के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन यह कक्षा उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग थी। व्याख्यान देने के बजाय ड्लुआन ने उन्हें बस एक संदेश, आसपास के क्षेत्र से ऐसी कोई भी चीज लाकर दो जो मौलिक ऊर्जा से भरपूर हो, और बस छात्र जंगल में भटकते हुए खोजबीन करने लगे, कुछ प्रस्तुत करने के लिए। एफेरिन को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे उससे इस तरह की गैरजिम्मेदारी की उम्मीद थी। बेशक वह पहले दिन छात्रों को खुद ही सब कुछ समझने के लिए छोड़ देगा। जब वह खोज रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे टक्कर मार दी। वह पलटी, मानो गुस्से में कुछ कहने को तैयार थी, लेकिन जब उसने देखा कि सामने कौन है, तो वह जम सी गई। सिल्विया, एक ऐसा नाम जो उसने सालों से नहीं सुना था।
उसकी बचपन की सहेलियों में से एक या कम से कम हुआ करती थी। एफेरिन सोच रही थी कि क्या सिल्विया उसे पहचान भी पाएगी। बाद में अपनी मौलिक संरचना का निर्माण करते समय एफेरिन के विचार 10 साल पहले की घटनाओं में खो गए। उस समय सिल्विया के परिवार ने उसके घर को सैनिकों से घेर लिया था। वे डरे हुए थे, एफेरिन और उसके पिता की क्षमता से डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने उन पर दबाव डाला, उन्हें धमकाया और उसे जादू को पूरी तरह से छोड़ने के लिए मजबूर किया। यादें ताजा होते ही उसकी मुट्ठियां भींच गई। फिर अचानक जिस मौलिक रूप पर वह काम कर रही थी वो गायब हो गया, मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसने उसका पीछा किया। प्रवाह में सिल्विया को अपना स्वयं का तत्व बनाने के लिए माना इकट्ठा करते हुए पाया गया। एफेरिन ने उसका सामना किया और पूछा कि क्या उसे एहसास है कि उसने वो सब कुछ चुरा लिया है जो उसने अभी अभी हासिल किया था। सब इकट्ठा हो गए। सिल्विया ने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। उसने सिल्विया पर आरोप लगाया कि वह उसे पहचानने का नाटक कर रही है और उसके बाद मासूमियत का दिखावा कर रही है, उसके परिवार को धमकाकर और उसे जादू से दूर भगाकर। उसने जानना चाहा कि क्या सिल्विया को अपनी प्रसिद्धि खोने का इतना डर था कि उसने किसी और का भविष्य बर्बाद कर दिया। आखिरकार सिल्विया बोली। उसने दावा किया कि वह एफेरिन को नहीं जानती थी। यह आखिरी हद थी। एफेरिन ने पूछा कि क्या सिल्विया उसे नीचा दिखा रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। सिल्विया ने शांत भाव से उत्तर दिया कि उसने एफेरिन के पिता के बारे में सुना था, जो कभी एक कुलीन व्यक्ति थे लेकिन अब मर चुके थे। उस वाक्य ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। गुस्से से अंधी होकर वो अपाक खो बैठी। सभी के आश्चर्य के बीच उसने सिल्विया पर हमला किया और उसे फिर से बोलने के लिए चिल्लाई। सिल्विया। सिल्विया ने तुरंत खुद को बचाने के लिए एक घेरा बनाने की कोशिश की। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और अचानक हुए विस्फोट से बाकी छात्र चौंक गए। सिल्विया वहीं पड़ी रही। वह जमीन पर पड़ी थी। तभी एफेरिन ने उसके बाल पकड़कर उसे एक बार फिर अपनी बात दोहराने के लिए कहा। तभी उसने अपने पीछे कुछ अजीब देखा। एक अस्थिर बैंगनी गोला शून्य की तरह उस जगह पर बन गया जहां उनकी माना शक्ति सिल्विया द्वारा निर्मित तत्व से टकराई थी। शून्य ने अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो खुलता गया और फटने के कगार पर पहुंचता गया, छात्र घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। एफेरिन जानती थी कि अगर इसमें विस्फोट हुआ तो धातु के टुकड़े चारों ओर बिखर जाएंगे और आसपास मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर विस्फोट हो गया। एफने ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अवरोध खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे टुकड़े ग्लोआन के सामने तैर रहे थे। वे फिर से हिलने लगे, फिर उसकी ओर उड़े और माना में विलीन हो गए। जैसे ही उसने टेलीकिनेसिस का प्रयोग किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। जादू के विद्यार्थी होने के नाते वे इसकी सुंदरता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। इतना परिष्कृत जादू और वो इतना चकाचौंध भरा था कि मौन प्रशंसा का पात्र बन गया। टुकड़ों से सारी शक्ति निकालने के बाद उसने मलबे को एक ढेर में इकट्ठा किया और घोषणा की कि व्याख्यान यहीं समाप्त होगा। उसने आदेश दिया, उपद्रव करने वालों को छोड़कर बाकी सभी को तुरंत वहां से चले जाने को कहा गया। एफेरिन जानती थी कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो उन दोनों को पूछताछ कक्ष में ले गया। देर से आने वाले एक प्रोफेसर ने तुरंत उसकी और अध्यक्ष की चापलूसी करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और अचानक बुलावे के लिए क्षमा मांगी। प्रोफेसर रैंड, जो कुछ क्षण पहले उनकी प्रशंसा कर रहे थे, ने जानना चाहा कि किसने झूठ बोलने की हिम्मत की। एक उच्च कुलीन परिवार के सदस्य पर हाथ रखने के आरोप में उसने दावा किया कि उसने सुना था कि वह एक साधारण व्यक्ति था जिसने अकादमी में भी पढ़ाई नहीं की थी। उसने लगभग हर तरह से डलवान की प्रशंसा की। हर वाक्य में वह इस बात पर टिप्पणी कर रहा था कि उसने स्थिति को और बिगड़ने से पहले ही सुलझा लिया। यह कितना प्रभावशाली था। वो जिन समझ गया कि बूढ़ा आदमी उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। पक्ष में होना स्वाभाविक था, लेकिन उनके लिए किसी पतित व्यक्ति के बजाय एक प्रभावशाली कुलीन परिवार का साथ देना स्वाभाविक ही था। उसने फैसला किया कि परिणाम को बदलना ही सबसे अच्छा होगा। अनुशासनात्मक बैठक। उसके आगमन के क्षण से ही उसने एफेरिन से निकलती हुई एक लाल ऊर्जा को महसूस किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल वही इसे अनुभव कर सकता था, मानो ये चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु निकट आ रही है। सिल्विया और एफेरे के बीच अनुशासनात्मक सुनवाई शुरू हुई। तुरंत ही बूढ़े प्रोफेसर ने फटकार लगाना शुरू कर दिया। एफेरिन ने कहा कि अगर डलोन ने हस्तक्षेप न किया होता तो वो कई छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। उसने झगड़े का कारण जानना चाहा। उसने जवाब दिया, जिसका वह जवाब नहीं दे सकी। वह जानती थी कि डलोन शीशे के पीछे है और वह नहीं चाहती थी कि उसे उसके पिता के बारे में पता चले। सिल्विया ने उसका अपमान किया था और वह अपने दुश्मन को यह नहीं बता सकती थी कि इससे उसे कितना गहरा दुख पहुंचा है। बूढ़े प्रोफेसर ने पूछा कि क्या वह मजाक कर रही है और इशारा किया कि यह कुछ और ही था, एक तरह का हीन भावना का भाव। उसने कहा कि उसे अपने और सिल्विया के बीच के सामाजिक स्तर के अंतर को याद रखना चाहिए था। फिर उसने सिल्विया को बोलने के लिए कहा। सिल्विया शांत भाव से बोली। उसने बताया कि उसने गलती से एफेरिन का काम नष्ट कर दिया था, जिसके कारण बहस हुई। उसकी बात सुनने के बाद प्रोफेसरों ने उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया। उसके साथ कुछ लोगों ने तो उसके हिंसक व्यवहार के कारण एफेरिन को स्कूल से निकालने का सुझाव भी दिया। जैसे जैसे कठोर शब्द बढ़ते गए,
एफेरिन को एक सिहरन सी महसूस होने लगी। उसे सारी डांट फटकार, सारे आरोप और उसका बचाव करने वाला कोई नहीं। उसने सारी गलती डीलोन पर मढ़ दी। अंत में अध्यक्ष ने कहा कि आम राय स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने ड्लोआन की ओर मुड़कर अंतिम निर्णय लेने से पहले उनके विचार पूछे। ड्लोआन ने यह कहकर अपनी बात शुरू की कि वो मुख्य प्रोफेसर के रूप में बोल रहे हैं, जादुई टावर और अनुशासनात्मक समिति के एक सदस्य। उस समय एफेरिन को यकीन था कि उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। उसने आगे पूछा कि क्या उसे विश्वास था कि इस घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसने एफेरिन से सवाल पूछने के बजाय सिल्विया से सवाल पूछा, जिससे दोनों ही चौंक गए। यहां तक कि बूढ़ा प्रोफेसर भी स्तब्ध रह गया। डलोन ने कहा कि सिल्विया आसानी से इस घटना को रोक सकती थी, फिर भी उसने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने पूछा कि क्या वे क्षमताएं, जिनकी हर कोई इतनी सराहना करता था, इस घटना को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सिल्विया ने यह बात स्वीकार की और माफी मांगते हुए कहा कि उसने एफेरे के हमले को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह चाहती थी कि एफेरे और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। एफेरे ने ऐसा नहीं कर सकी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उससे पूछताछ करने के बजाय सिल्विया से क्यों पूछताछ की, जबकि हमला तो पहले उसी ने किया था। बूढ़े प्रोफेसर ने भी यही बात दोहराई और जोर देकर कहा कि गलती हमलावर की ही थी। ड्लोआन ने जवाब दिया कि अगर वे संदर्भ पर बहस करना चाहते हैं तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार व्याख्यान को तैयार करने में उनकी ही गलती थी। उन्होंने पुराने प्रोफेसर से पूछा, क्या वह चाहता था कि दोष उस पर आ जाए? प्रोफेसर ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। एफेरिन को आश्चर्य हुआ कि डलोन एक ऐसे प्रोफेसर का खंडन करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा जो वह स्पष्ट रूप से सिल्विया का बचाव करने के लिए उसका पक्ष ले रहा था। अंततः अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और कहा कि बस बहुत हो गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके बीच झगड़े होना स्वाभाविक है, उसने कहा। चूंकि वे दोनों ही प्रथम वर्ष के छात्र थे, इसलिए इस बार इस मामले को यहीं छोड़ देना ही बेहतर होगा। एफेरिन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी, जिस ड्लोआन को वह जानती थी, वो कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता। जिस क्षण उसने पहले बोलना शुरू किया था, उसने खुद को निष्कासन के लिए तैयार कर लिया था। बूढ़ा प्रोफेसर ने फिर से डलोन की चापलूसी शुरू कर दी और छात्रों के हित में घटनाओं का असाधारण विश्लेषण करने के लिए उनकी प्रशंसा की। तभी एफने ने आवाज लगाई। उसने उससे कहा कि उसका एक सवाल है। उसने पूछा कि क्या उसे लूना उपनाम याद है, क्या उसे उसके पिता याद है, और क्या उसे पता है कि उसके पिता को उसने अपना पूरा जीवन ड्लोन के अधीन कष्ट सहते हुए बिताया और अंत में आत्महत्या कर ली। ड्लोन को उम्मीद थी कि वह उससे सवाल करेगी। एफेरिन खुद को यह पूछने से नहीं रोक सकी कि क्या वह उसे अपने पिता और उनकी मृत्यु का तरीका याद था। लेकिन अगर उसे याद होता तो क्या वो खुद को बचाने के लिए फैसले को पलट देता, और अगर उसे याद नहीं होता तो क्या यह और भी बुरा नहीं होगा? डलोन ने जवाब दिया कि पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उसने उससे कहा कि वह अपनी क्षमता को अतीत में बर्बाद न करे। उसने मन ही मन इस बात की पुष्टि की। डलोन को अपने पिता की याद आ गई। उन्होंने किसी कारणवश ही उसकी रक्षा की थी। जिम्मेदारी, लेकिन क्या यह दया थी? वो बता नहीं सकती थी। फिर भी उसे यह जानकर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई कि वो उसे भूला नहीं था। अभी तक नहीं। बाद में गाड़ी में सिल्विया के पिता ने पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने उससे कहा कि अब उसे एफेरिन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एफेरिन ने अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका गवा दिया था और अब वो कभी भी सिल्विया की बराबरी नहीं कर पाएगी। 10 साल पहले अकादमी के दिन योग्यता परीक्षा के दौरान सिल्विया की पहली मुलाकात एफेरिन से हुई। पुजारी ने घोषणा की कि दोनों में ही महाजाति बनने की प्रतिभा है, क्योंकि वे एक ही माता पिता की संतान है। एक ऐसी पीढ़ी जो एक दिन जादू की दुनिया के शिखर तक पहुंच सकती है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सम्राट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उस पीढ़ी के 3 पदों में से एक पद सम्राट के पास भी होगा। शिखर पर पहला स्थान आर्कमेज डियरसन का था। उस समय 2 सीटें खाली थी, लेकिन उनमें से एक संभवतः विश्वविद्यालय की एडेलिन के लिए पहले से ही आरक्षित थी। अध्यक्ष पद। इसका मतलब था कि सिल्विया को अंतिम सीट के लिए एफेरिन से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उसे यह सब अपने पिता के समझाने की आवश्यकता के बिना ही समझ आ गया था। पिता ने एफेरिन के पिता पर दबाव डालकर अकादमी में उसका दाखिला रद्द करवा दिया था। सिल्विया जानती थी कि यह सब पूरी तरह से उसके भले के लिए किया गया था, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। महाजाति बनने का सुगम मार्ग, यह उसकी इच्छा भी थी और उसका भाग्य भी। जब सिल्विया को याद आया कि एफेरिन ने उससे पूछा था कि क्या उसे उसके बराबर आने से डर लगता है, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि एफेरिन बस बदकिस्मत थी। उसके पिता ने तब उसे चेतावनी दी गई थी कि उसे लूना नाम की उस लड़की से ज्यादा ड्लोआन की चिंता करनी चाहिए। ड्लोआन कोई साधारण आदमी नहीं था। भले ही अब वह स्थिर प्रतीत हो, लेकिन जवानी में उसे एक विलक्षण प्रतिभा कहा जाता था। वह बिना किसी चेतावनी के फिर से उभर सकता था। सिल्विया पहले ही समझ चुकी थी कि वह उसकी चाल को भांप चुका है। उसने जानबूझकर एफेरिन की मानस शक्ति को आकर्षित किया था। उसने संरचना को इस तरह व्यवस्थित किया था कि संपर्क में आते ही उसमें विस्फोट हो जाए। घटना जितनी बड़ी होगी, एफेरिन उतनी ही गहरी मुसीबत में फंस जाएगा। फिर भी डलोन ने देखा, उसने तुरंत ही योजना के तहत सफलता हासिल कर ली।
जबकि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती थी कि कोई उसे देख न रहा हो, और उसे बेनकाब करने के बजाय उसने समझौता करना चुना। असल में वो उससे कह रहा था, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए मेरे साथ सहयोग करो। उसने कभी सोचा था कि वो बस एक घमंडी आदमी है जिसकी बुद्धि औसत से थोड़ी अधिक है। प्रतिभा तो थी, लेकिन अब उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। कुछ दिनों बाद डलोन के महल में वो एक सामाजिक समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। उसकी गाड़ी आगे बढ़ी। उसने सोचा कि एफेरिन को सहारा देना सही फैसला था, क्योंकि अब उसे मौत का साया अपने करीब आता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। उसे पता नहीं था कि वह, जब एफेरिन ने कक्षा में उससे सवाल किया तो उसे यह बात समझ में आ गई। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि शायद वो उससे दुश्मनी रखती है। फिर भी वो समझता था कि अब सिल्विया भी उससे नाराज हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह निश्चित मृत्यु से बचने का मामला था। वो ऐसा कर सकता था। वो इस तरह की सभाओं से बचना पसंद करता था। फिर भी इसमें शामिल होने से बहुत कुछ सीखने को मिलता, इसलिए उसने इसे सहन किया। वहां पहुंचकर उसने कुछ प्रमुख हस्तियों को देखने का फैसला किया। पहुंचने पर नौकरों ने उनका स्वागत किया। हॉल रईसों से भरा हुआ था, जिनमें से कई को वो पहचानते थे। उनमें से एक विशेष रूप से अलग दिख रहा था। इहेल्म, वही चरित्र जिसके जैसा वू जिन ने कभी खुद को बनाया था। इहेल्म को एक बुजुर्ग रईस मानते हुए वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। जल्द ही जैसे ही ये बात फैली, ग्लोआन के आने की खबर फैलते ही आसपास के रईस उससे बात करने के लिए दौड़ पड़े। शोरगुल के बीच उसने एक जाना पहचाना नाम सुना। बिना हिचकिचाए वह भीड़ को चीरते हुए उस महिला की ओर बढ़ा जिसने इसका जिक्र किया था, गणनिशा। उससे जान पहचान होने पर, जो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। आज रात उसे जो सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है वो साहसी लोगों के बीच ही होगा। वो उसे ढूंढते हुए पार्टी में इधर उधर घूमने लगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह ऊपर बालकनी से उसे देख रही थी। सतर्क होकर उसने उसकी निगाहों को भांप लिया और ऊपर देखा, जहां उसे लाल चोटी वाली एक महिला साहसिक पोशाक में नजर आई। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा, किसी ने पुकारा। उसे पुकारते हुए इहेल्म, वो हल्की मुस्कान के साथ ग्लोआन के पास पहुंचा और पूछा कि उसका शोध कैसा चल रहा है। साथ ही उन अफवाहों का भी जिक्र किया कि ये कई दिनों से रुका हुआ है। 3 साल बीत चुके थे और लोग उसकी क्षमताओं पर संदेह करने लगे थे। डलो ने इस छिपे हुए ताने को पहचान लिया। वे कभी विश्वविद्यालय में सहपाठी थे। मामला काफी करीबी था, लेकिन डलोआन से प्रधान प्रोफेसर का पद हारने के बाद इहेल्म के मन में दबी ईर्ष्या पल रही थी। शायद मूल डलोआन ने यह पद ले लिया होता। चारा, लेकिन वो जिन के लिए ऐसी उकसाहटों का कोई मतलब नहीं था। जब ग्लोआन ने बालकनी की ओर मुड़कर देखा तो गनानीशा जा चुकी थी। इहेल्म ने आगे कहा कि कोई भी नहीं होगा। अगर डलोन इसी तरह अकड़ दिखाता रहा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसकी वजह से गणनिशा उसकी नजरों से ओझल हो गया था। ग्लोआन उसके करीब आया और उसे चुप रहने को कहा। उसे सड़े हुए पनीर जैसा कमीना कहकर मुंह फेर लिया। वो गनीशा को फिर से ढूंढने के लिए जल्दी से चला गया। वो जहां भी जाता, रईस लोग उसकी चापलूसी करने की कोशिश करते, जिससे उसका और अधिक समय बर्बाद होता। आखिरकार वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकला। उसे आश्चर्य हुआ कि गनीशा उसके बगल में खड़ी थी। उसने पूछा कि क्या वो उसे ढूंढ रहा था। उसने जवाब दिया कि वह केवल बाहर निकला था ताकि ठंड से बच सके। जोंक। हालांकि चूंकि वह पहले उसके पास आई थी, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। उसने आगे कहा कि वह बस रास्ता भटक गया था। गणनिशा हंस पड़ी और बोली कि वह जानती है कि वह उसे ही ढूंढ रहा था। उसने उसे सौंपे गए मिशन में असफल होने के लिए माफी मांगी, ये बताते हुए कि अग्रिम भुगतान रद्द करने के शुल्क सहित पूरी तरह से वापस कर दिया गया था, और उससे अनुरोध किया कि वह इस बार इसे माफ कर दे। उसने कहा कि उसे खेद है कि वह जादू में निपुण बच्चे को उसके अनुरोध के अनुसार नहीं ला सकी। उसे उन दोनों से लगाव हो गया था और वह उन्हें सौंप नहीं सकती थी। ग्लोन अपनी कमियों को पूरा करने के लिए एक प्रतिभाशाली बच्चे को गोद लेना चाहता था। तब गणनिशा ने पूछा कि क्या वह एक प्रश्न पूछ सकती है। उसने पूछा कि क्या उसका मतलब था। उसने पूछा कि वह कब तक इसी तरह जीना जारी रखने की योजना बना रहा है। वो जिन द्वारा ग्लोआन के शरीर पर अधिकार करने से पहले उसने उन लोगों की खोखली प्रशंसा स्वीकार की जिन्होंने उसे कोई वास्तविक समर्थन नहीं दिया। उसने अपने आसपास के लोगों का विश्वास तोड़ दिया और उन्हें चोट पहुंचाई। कई लोग शोहरत की तलाश में थे, लेकिन वो जिनका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना था। उसने उससे कहा कि वो अलग तरह से जिएगा। गणनिशा ने हैरानी से पलकें झपकाई। वह थोड़ा और करीब आई और स्वीकार किया कि उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि मिशन स्वीकार करने और भाग जाने के बाद वह उसे जान से मारने की कोशिश कर सकता है। उसने जवाब दिया कि वह बेवजह चिंता कर रही है। वुएन अच्छी तरह जानता था कि गनीशा को मारने की कोशिश करने से उसकी जान जा सकती है। हालांकि वह देखने में दम भी नहीं लगती थी, लेकिन वह जीवित सबसे शक्तिशाली साहसी लोगों में से एक थी, जिसके पास अजय शरीर और अनगिनत मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी। वो योद्धा शारीरिक चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, और अब जब वो जिनका नियंत्रण उसके हाथ में था, तो ग्लोआन के पास न तो समय था और न ही उसके पीछे हत्यारों को भेजने का इरादा।
गणनिशा ने मन ही मन सोचा कि क्या उसने कुछ अजीब खा लिया है। अपना उद्देश्य पूरा होने पर उसने गणनिशा से कहा कि वह वापस जा रहा है और उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता, उसने पूछा कि क्या वह सचमुच जा रहा है और क्या सब ठीक है, क्या सचमुच कोई हत्या या मौत नहीं होगी। उसने मुड़कर कहा कि ऐसी बातें करना असभ्य है। वह चुप हो गई। अपनी बहन के प्रभाव से वह भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर गणानिशा पर दबाव डालने के लिए साहसी संघ का उपयोग कर सकता था। हॉल में कहीं और उनमें से एक जूली के रिश्तेदारों ने पूछा कि वह कार्यक्रम में कितने समय तक रहने का इरादा रखती है। जूली ने जवाब दिया कि वह शुरू से ही कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। रिश्तेदार ने उसे भोजन कक्ष से दूर ले जाने की कोशिश की। जूली मेज पर बैठी थी, लेकिन जूली हिलने से इनकार कर दिया। फिर उसने पूछा कि डलोन के साथ सब कैसा चल रहा है। जूली ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, और रिश्तेदार ने कहा कि वह चिंतित है क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। उस दिन को याद करते ही जूली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि यह स्पष्ट था कि हालात ठीक नहीं थे। रिश्तेदार ने उससे धीमी आवाज में बोलने का आग्रह किया। उसी क्षण जूली ने देखा कि डलवान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा किया और सीधे बाहर निकलने की ओर चल दिया। मेहमान दंग रह गए। कभी सामाजिक समारोहों का शौकीन रहा डलवान अपनी मंगेतर की तरफ देखे बिना ही जल्दी निकल गया। जल्द ही अफवाहें फैलने लगी। यह अफवाह फैल रही थी कि उसके जल्दी चले जाने का कारण जूली के साथ अनबन थी। बेशक वो जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। घटना के एक सप्ताह बाद और इस दौरान उस समय अपने दैनिक जादू के प्रशिक्षण के अलावा उन्होंने व्यायाम करना भी शुरू कर दिया था। कारण सीधा साधा था। वो कुछ लापरवाह हरकत करने के चक्कर में लगभग मर ही गया था। कुछ दिन पहले उसने एक और जादुई घेरा बनाने की कोशिश की थी। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होता तो निस्संदेह मर जाता। वह केवल लौह पुरुष होने के गुण के कारण ही जीवित रहा। गनीशा से मिलने के बाद उसकी महान आकांक्षाओं की लालसा और बढ़ गई। शक्ति में वृद्धि हुई, इसलिए उसने अपनी मौजूदा नक्काशी के ऊपर अग्नि नियंत्रण की नक्काशी करवाई ताकि धातु पर अपना नियंत्रण करने की क्षमता को और बढ़ाया जा सके। इस विधि ने उसकी शक्ति में काफी बदलाव ला दिया। जादू सीखने में लगने वाला समय कम हो गया, लेकिन बदले में यह बेहद खतरनाक था। अपने शरीर पर पड़ने वाले तनाव का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद उसने निश्चय किया कि उसने खुद को शारीरिक रूप से मजबूत किया और एक सख्त सुबह की दिनचर्या भी बनाई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वो काम पर चला गया। अपने कार्यालय में एलन ने उसे एक भेंट दी। जादुई टावर से आधिकारिक सूचना। उनके शोध में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 6 महीने बाद एक ऑडिट सुनवाई निर्धारित की गई थी और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे उससे पहले सभी संबंधित दस्तावेज तैयार कर लें। वो जिनके लिए ये एक विकट स्थिति थी। दुहान का शोध पिछले 3 वर्षों से रुका हुआ था। अपने शोध कार्य को खोना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता था। प्रोफेसर का पद अपनी तमाम सुविधाओं के साथ पृथ्वी पर लौटने की उसकी एकमात्र उम्मीद खोने के समान ही होगा। उसे डुआन में कुछ ढूंढना होगा। प्रयोगशाला में पहुंचकर वह आशा से भरा हुआ जल्दी से अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो जम गया। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था, मानो वर्षों से उसे छुआ भी न गया हो। कूड़े का वह विशेष ढेर जानबूझकर बेमेल लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह किसने किया था, लेकिन वे ये अच्छी तरह समझ गए थे कि इसे देखने के बाद पूर्व डिलोन खिलाड़ी दोबारा कभी अंदर नहीं आएगा। कितना अराजक माहौल था। सौभाग्य से वो जिनके पास टेलीकिनेसिस की शक्ति थी। कमरे की सफाई करते समय उसे मलबे के नीचे दबा हुआ एक शोध पत्र मिला। वो पत्र एन्क्रिप्टेड था। किसी को भी इसकी सामग्री चुराने से रोकना, यह सावधानी उसके लिए व्यर्थ थी। उसकी विशेषताओं के कारण वो सब कुछ समझ सकता था। पुस्तक से एक शानदार सुनहरी चमक निकल रही थी। यह इस बात का संकेत था कि अंदर मौजूद शोध असाधारण रूप से मूल्यवान था। जैसे जैसे वो इसे पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि यह उत्कृष्ट तो है लेकिन अधूरा है। उसने कुछ पन्ने फाड़ दिए, कुछ भाग खाली थे, कुछ तार्किक चरण त्रुटिपूर्ण थे। फिर भी इसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। अंदर उसे एक बुकमार्क मिला, बचपन की एक तस्वीर। एफेरिन। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पिता ने इस शोध को ड्लोआन से छिपाने की कोशिश की थी। लूना परिवार की उसके प्रति नाराजगी स्पष्ट थी। ड्लोआन की वजह से एफेरिन ने एक क्रूर जीवन जिया था। उसने डायरी बंद की और चुपचाप घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे शोध पूरा करेंगे और यदि सफल हुए तो लूना के पिता को सहलेखक के रूप में शामिल करेंगे। बेशक डलोन ही मुख्य लेखक बने रहेंगे। उन्हें अपनी प्रोफेसरशिप बनाए रखने के लिए उस उपाधि की आवश्यकता थी। इसी बीच एक कैफे में एक लड़की ने सुझाव दिया कि सभी आम लोगों को एक साथ रहना चाहिए क्योंकि वहां केवल 30 लोग ही थे। विश्वविद्यालय। उसने एफेरिन की राय पूछी। एफेरिन अचानक हुए इस सवाल से हैरान रह गई। वह कभी खुद एक कुलीन परिवार से थी, लेकिन अब उसके पास न तो जमीन थी और न ही घर, इसलिए वह अब एक आम इंसान से कम नहीं थी। लड़की ने जोर देकर कहा कि एफेरिन को खड़ा होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके साथ रहेंगी। अन्य लोगों ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि उन्हें सभी आम लोगों की प्रतिनिधि बनना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कष्ट झेले हैं। सिल्विया की वजह से
लड़कों में से एक ने बताया कि क्लब बनाने के लिए एक पर्यवेक्षक प्रोफेसर की अनुमति की आवश्यकता होगी और उसे संदेह था कि कोई भी प्रोफेसर उन्हें अनुमति देगा। उन्होंने शुरुआत की, नामों की सूची बनाते हुए। प्रोफेसर रियान के बारे में क्या? एक ने पूछा। असंभव, किसी ने उत्तर दिया। वो हमेशा रईसों की चापलूसी करता है। प्रोफेसर कार्मेमेल ने मुंह फेर लिया। जैसे ही उसने आम लोगों को देखा, डलुआन ने कहा कि वह उनकी कभी मदद नहीं करेगी। इस बीच एफेरिन चुपचाप उम्मीद कर रही थी कि कोई भी केक का आखिरी टुकड़ा न खा ले ताकि वो उसे बाद में खा सके। अचानक उसकी सहेली उछल पड़ी और उसने सुझाव दिया कि वो एफेरिन के मना करने से पहले ही डलोन से पूछने की कोशिश करो। अन्य लोग भी सहमत हुए और कहने लगे कि वह बाकियों की तुलना में अधिक निष्पक्ष प्रतीत होता है। वह रईसों और दोनों को नीचा समझता था। सभी आम लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करते हैं। लड़की ने आगे कहा कि एफेरिन उसके कारण निष्कासन से बच गया था और शायद उसने एफेरिन का ध्यान आकर्षित कर लिया था। एफेरिन ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और वह कोई प्रशंसनीय व्यक्ति नहीं थे। वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती थी। उसने चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे अचानक अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। ड्लोन ने ठंडी आवाज में उन्हें एक तरफ हटने को कहा। वो हैरानी से जम गई। जूलिया तुरंत दरवाजे के पीछे टेलीपोर्ट हो गई और एफेरिन से फुसफुसाकर बोली, शुभकामनाएं। एफेरिन ने बुदबुदाते हुए कहा कि जूलिया कायर है। ड्लोन उसके पास से गुजरा, लेकिन वह जल्दी से आगे बढ़ी और उसे रोक दिया। झुककर उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया और उनसे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा ताकि वे क्लब की स्थापना कर सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उन्हें परेशान नहीं करेंगे और समझाया कि अन्य किसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। प्रोफेसर आम लोगों के लिए एक क्लब को मंजूरी देने के लिए तैयार थे। डलोन ने दस्तावेज लिया, बिना किसी झिझक के उस पर हस्ताक्षर किए और उसे क्लब का विवरण जमा करने के लिए कहा। बाद में वह उसे अपने कार्यालय ले गया। फिर उसने उसे वापस कर दिया। वो अविश्वास से हस्ताक्षर को देखती रही। जूलिया छिपने की जगह से बाहर निकली, खुशी से चिल्लाई और एफेरिन को गले लगा लिया। उसने कहा कि उसे हमेशा से पता था कि वह यह कर सकती है। बाद में कक्षा के दौरान एफेरिन ने सोचा कि क्या डलोन ने अपराधबोध या दया के कारण उसकी मदद की थी। आखिरकार उसने उसके पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब उसकी दिखाई गई हर दया खोखली सी लगती थी। अगर उसे सच में अपने किए पर पछतावा था तो उसे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, उसने सोचा, और ठीक से पश्चाताप करो। जूलिया ने देखा कि एफेरिन कांप रही है और उसने पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे बताया कि उन लोगों पर ध्यान न दे जिनके पास कुछ भी नहीं है। गपशप करने से बेहतर यही है। एफेरिन असमंजस में थी। तभी उसकी नजर जूलिया की ओर गई। सिल्विया और कुछ कुलीन लड़कियां फुसफुसा रही थी और उसे घिनौना कह रही थी। उस पल एफने को समझ आ गया। उसने खुद को रईसों का सर्वोपरि दुश्मन बना लिया था। फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं और जूलिया को व्याख्यान पर ध्यान देने के लिए कहा। उसे याद आया कि उसने सुना था कि डलवान की कक्षाएं अलग तरह की होने वाली थी। उन्होंने निराश नहीं किया। अचानक ही उन्होंने एक किताब निकाली और घोषणा की कि आज का विषय बहती हुई आग होगा। उनके पिछले व्याख्यानों में ये सब शक्ति प्रदर्शन के अहंकारी उदाहरण रहे हैं, लेकिन इस बार बात अलग थी। सुंदर प्रदर्शन, रचनात्मक व्याख्याएं और उच्च स्तरीय समझ का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर शब्द पर उसका ध्यान केंद्रित था। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। यहां तक कि सिल्विया, जिसने अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के कारण सीखने का आनंद खो दिया था, भी खुद को उसी भाव में डूबी हुई पाई। मंत्रमुग्ध कर देने वाला। डीएलओएन ने जल जादू में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को अग्नि जादू के साथ मिलाकर दिखाया कि बहती हुई अग्नि कैसे काम करती है। इसने कक्षा को अचंभित कर दिया। विस्मय। सिल्विया को इस पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। उसने इतनी गहराई की उम्मीद नहीं की थी। अधिकांश जादूगर मंत्र उच्चारण करते समय अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते थे। जादुई सिद्धांत एक साँचे की तरह था। अगर इसका बहुत सख्ती से पालन किया जाए तो सभी को एक ही परिणाम मिलेगा। यही विरोधाभास था। कुलीन बनने के लिए आपको आवश्यकता थी अंतर्ज्ञान, लेकिन अंतर्ज्ञान को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे धोखेबाज प्रतिभाशाली करार दिया गया था, इस तरह का जटिल सिद्धांत प्रधान पाठ पढ़ाना लगभग असंभव था, अकल्पनीय। क्लास के बाद छात्रों ने स्वीकार किया कि अफवाहें गलत थी। उनके व्याख्यान उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग थे। यहां तक कि सिल्विया को भी यह मानना पड़ा कि वह पहले कभी इतनी एकाग्रचित्त नहीं थी। लेकिन जब एफेरिन अपने कमरे में लौटी तो दरवाजे पर लिखे भित्ति चित्र को देखकर उसका मन उदास हो गया। फिर उसने देखा कि उसके नीचे एक पत्र छिपा हुआ है। यह एक प्रायोजन प्रमाण पत्र था। उसने सोचा कि यह कोई मजाक है। भला कौन किसी ऐसे व्यक्ति को प्रायोजित करेगा जिससे सिल्विया का परिवार और डलोन दोनों नफरत करते हों। फिर भी उसने सोचा कि वह फर्जी दस्तावेज की रिपोर्ट कर सकती थी और शायद इनाम भी पा सकती थी। लेकिन जब वह प्रशासनिक कार्यालय गई तो उसे बताया गया कि प्रायोजन असली है। वो अविश्वास से जम गई। उत्साह से अभिभूत होकर उसने ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को थप्पड़ मारा और चुटकी काटी कि वह सपना तो नहीं देख रही है। फिर
उसने जल्दी से चारों ओर देखा कि क्या किसी ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया है। जब उसने मात्रा देखी, 1 लाख हेलन की घबराहट छा गई। वह जल्दी से वापस लौटी और एहतियात के तौर पर एक आपातकालीन सूटकेस पैक कर लिया। पछतावा मन में घर कर गया। उसे ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। कर्मचारी ने उसे अजीब नजर से देखा। अगर कोई पैसों के लिए उसे निशाना बना ले तो मुझे और सावधान रहना चाहिए था। उसने बुदबुदाते हुए गलती से अपना सिर डेस्क से टकरा दिया। उसे चोट लगी थी, लेकिन वह जाग नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार किसी ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। उसे इस बात का शुक्रगुजार महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी दयालु लोग मौजूद हैं। अपने आंसू पोंछते हुए उसने खुद का अध्ययन किया और अब से और भी अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। इसी बीच उसके व्यवहार से ड्लोआन की बहन उकलाइन को खबर मिली कि वह कहीं चला गया है। नीलामी। उसने झुंझलाहट में अपने बाल बिखेर दिए। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह नीलामी में गया था तो उसने $10 मिलियन खर्च कर दिए थे। अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ की तो वह उसे माफ नहीं करेंगे। नीलामी घर में वो जिन रोमांचित था। वह आखिरकार अपनी जरूरत की चीज खरीद सकता था। अपने टेलीकिनेसिस प्रशिक्षण के दौरान उसे एहसास हुआ कि अपनी निपुणता की कमी को पूरा करने के लिए उसे धातु की आवश्यकता थी। लकड़ी और स्टील से बनी उसकी वर्तमान वस्तु केवल एक अस्थायी समाधान थी। उसे वास्तव में जिसकी आवश्यकता थी वह था, यहां उपलब्ध है। वो वीवीआईपी प्रतीक्षा कक्ष में दाखिल हुआ और तुरंत जूली को देख लिया। उसने भी उसे उतनी ही जल्दी देख लिया और अपनी सीट से उठकर उसकी ओर मुड़ गई। ठंडे भाव से उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। वो जिन उसे देखकर खास खुश नहीं हुआ। उसने बताया कि उसने सुना है कि उसने 2 युवा जादूगरों को अनुशासनात्मक प्रशिक्षण के लिए भेजा है। समिति। उन्होंने जवाब दिया कि यह पुरानी खबर है और पूछा कि क्या वह इसका दोष भी उन पर डालना चाहती है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा कि वे हाल ही में बने थे। उसने नवोदित जादूगरों से पूछा कि क्या उसका इरादा नवागंतुकों के सपनों को निराशा से कुचलने का है। उसने उसे चेतावनी दी कि उसके पाप एक दिन उसे सताने लौट आएंगे और उसे बदलने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा यही था। यह उसकी आखिरी सलाह थी जो वो उसे दे रही थी। वो जिन को एहसास हुआ कि जूली डलोन से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ना चाहती है। यह उसे ठीक लगा। नहीं, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसका इरादा इतनी अस्थिर महिला से शादी करने का नहीं था। उसके आसपास बहुत सारी अनिश्चितताएं थी। बहुत सारे रास्ते थे जो उसे उसकी ओर ले जाते थे। उसकी मौत, हो सकता है कि उसकी मौत शादी के दिन ही हो जाए। उसने बस सिर हिलाया। वो मुड़ी और चली गई। फिर उसे याद आया कि जूली उस तरह की लड़की नहीं थी जो नीलामी में भाग ले। उसने पूछा कि क्या वह सिर्फ यही कहने के लिए इतनी दूर आई है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी और तुरंत उस पर आरोप लगाते हुए उस पर चिल्लाई। वो खुद को बहुत बड़ा समझता था। उसके लिए तो वह किसी भी हालत में नहीं आने वाली थी। उसने जोर देकर कहा कि उसका अपना काम है और वह डलोन की वजह से कभी नहीं आएगी। विन ने उससे कहा कि वह समझ गया है और उसे शांत होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि एक बार काफी है। जाने से पहले उसने झुंझलाहट में अपने गाल फुला लिए। कुछ देर के लिए, उस पल, उसे वो अप्रत्याशित रूप से प्यारी लगी और फिर उसे समझ आया। उसके भाव अचानक इतने बदल क्यों गए। कुछ ही सेकंड पहले वो हिसाब लगा रहा था कि कैसे उसके पास रहना खतरनाक था। क्या भ्रष्टाचार से अपने मन को बचाने के प्रयासों के बावजूद वह ड्लोआन की बची हुई भावनाओं से प्रभावित हो रहा था। घोषणा की जाती है कि नीलामी जल्द ही शुरू होगी। वो अपने मन में चल रहे विचारों को झटक देता है। खुद को समझाता है कि वो बस ज्यादा सोच रहा है। पहली वस्तु दिखाई देती है, सामान्य दिखने वाला फूलदान, लेकिन उसकी नजर में यह चमकदार सोने की तरह चमक रहा था, जो इसके मूल्य का स्पष्ट संकेत था। बोली लगाने वालों ने कीमत तेजी से बढ़ा दी। फिर भी उसने शांति से उन सभी को पछाड़ दिया और वह इसे 25 मिलियन में खरीद लेता है। इतनी कीमत पर भी फूलदान की सुनहरी चमक कम नहीं होती। उसके पास अभी भी 205 मिलियन बचे हैं। वो अपना हिसाब किताब जारी रखता है। एक अंगूठी 30 लाख की, 2 कैंची 10 लाख की, एक हार 43 लाख का, एक और वस्तु 55 मिलियन में। कमरे में कानाफूसी फैल गई क्योंकि लोग सोचने लगे कि वो क्या कर रहा है। उसे एक के बाद एक सामान खरीदते हुए देखकर जूली ने अनुमान लगाया कि वह बस ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह दिखावे के लिए इतनी बेतुकी रकम बर्बाद करेगा। वो यहां सिर्फ एक चीज के लिए आई है, सर्दियों की आग के लिए। आखिरी चीज, नीलामी, सर्दियों की आग, स्नोफ्लेयर स्टोन। यही वह तत्व है जिसका वूजिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुनिया की सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक। अत्यधिक शक्ति वाले हथियार बनाने के लिए एक ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है जो गर्मी और ठंड दोनों को समाहित करती है। केवल ड्रैगन की हड्डियां ही इससे श्रेष्ठ है, जो इसे सर्वोत्तम संभव बनाती है। उसके लिए एक आवश्यक सामग्री, जूली भी इसे अपनी तलवार के लिए चाहती है। बोली 10 मिलियन से शुरू होती है और तेजी से 30 मिलियन तक पहुंच जाती है। जैसे ही जूली बोली बढ़ाने की तैयारी करती है, अपने चप्पू को चलाते हुए उसे ड्लोआन की आवाज सुनाई देती है, 31 मिलियन। वह तेजी से मुड़ती है। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा होता है। ड्लोआन की निगाहें पत्थर से हटती नहीं है। बार बार बोली बढ़ती जा रही है। कुछ दर्शक फुसफुसा रहे हैं कि वह इसे अपनी मंगेतर
प्रसिद्ध तलवारबाज को उपहार में देने का इरादा रखता है। अन्य दावा करते हैं कि वह उससे इतना गहरा प्यार करता है कि वो उसे खुद इसे खरीदने नहीं देता। डलोन को यह एहसास भी नहीं है कि वह जूली के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वह समझता है कि जूली को इसे लेने पर बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। ये 3 साल से प्रकट नहीं हुआ है और कोई नहीं जानता कि ये कब फिर से प्रकट होगा। जूली भी यही सोचती है। उनमें से कोई भी नहीं है झुकने को तैयार। अंत में अंतिम बोली 42 मिलियन एलनी पर लगी। विजेता डलोन को देखकर भीड़ खुशी से झूम उठी और इसे हाल के समय की सबसे रोमांचक नीलामी बताया। यादें, अफवाहें तुरंत फैल जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह जूली को वही पत्थर भेंट करेगा जैसे उसने सगाई के मौके पर उसे महंगे उपहारों से नवाजा था। लेकिन जूली के लिए वो दिन उसके जीवन का सबसे बुरा दिन था। उसकी दौलत से घिरी होने के बावजूद उसे केवल अपमान महसूस हुआ। वो एक वादा पूरा होते देखना चाहती थी, न कि गहने और खजाने। उसी दिन उसने सगाई तोड़ दी। फिर भी अफवाहें रुकी नहीं। लोगों का दावा था कि वह ड्लोआन के प्यार में पड़ गई थी या उसने उसकी बहन के दल में नाइट कैप्टन का पद पाने के लिए गिड़गिड़ाया था। उसे शक है कि ड्लोआन ने खुद ये झूठ फैलाए थे उसे वापस लाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके जैसे आदमी से कभी प्यार नहीं कर सकती थी। डलोन उसके पास आता है और धीरे से पूछता है कि क्या वह भी स्नोफ्लेस स्टोन चाहती थी। उसे लगता है कि वह फिर से उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन इसके बजाय वो उसे लेने के लिए माफी मांगता है। फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ा और चला गया। जूली वहीं जम गई। जिस डलोन को वह जानती थी वो कभी माफी नहीं मांगता। नीलामी के बाद उसकी बहन जोसेफिन उसे गाड़ी में बुलाती है। उकिने हवेली में वापस आकर वो जिनको जूली का गुस्सा साफ महसूस होता है। फिर भी अजीब बात यह है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। मौत का वह जाना पहचाना साया उस पर मंडरा रहा था। वह सोचता है कि मूल कहानी में डलोन ने उसे हत्या करने के लिए कितना मजबूर किया होगा। जब वह हवेली में लौटते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वह पूछता है कि क्या हुआ है। किसी ने उसे बताया कि उसकी बहन यूरियल लौट आई है। वह गलियारे में उसका इंतजार कर रही थी और आते ही उससे भिड़ गई। वह कहती है कि नीलामी में खर्च की गई धनराशि का इस्तेमाल खानों के लिए किया जाना था। क्या इसीलिए उसने उसके पैसे लिए थे? वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसने जो कुछ भी खरीदा है उससे मुनाफा होगा। वो भड़क उठती है। वो उस पर आरोप लगाती है कि उसके साथ कूड़ेदान जैसा व्यवहार करना, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो केवल उसकी गंदगी साफ करने के लिए मौजूद है। आंसू बहाते हुए उसने बताया कि संपत्ति आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। वह और कर्मचारी इसे चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जबकि वह उनकी सारी बचत लुटा रहा है। वो कहती है कि उसने उनके माता पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी है। पीछे छूट गया। एक ही दिन में 150 मिलियन एलनिये खर्च हो गए। दबाव बढ़ता जा रहा है। वो जिनको लग रहा है कि मौत करीब आ रही है। एक गलत वाक्य और सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो अब पीछे हटता है तो वह सब कुछ खो देगा। वह एक फैसला लेता है। वह उसे परिवार के मुखिया का पद प्रदान करता है। वो स्तब्ध रह जाती है। क्या वह सच में गंभीर है? पूछती है। हाँ, वह जवाब देता है। वह सोचती है कि ये एक और झूठ है, इसलिए वो कसम खाता है कि वह इसे जादूगर की शपथ से बांध देगा। एक ऐसी शपथ जो तोड़ने वाले को मार देती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर वो अपने वचन से मुकर गया तो वो उसे खुद मार डालेगी। फिर दृढ़ निश्चय के साथ वह नीलामी के बाद मची अफरातफरी को संभालने के लिए निकल जाती है। वो जिन धीरे से सांस छोड़ता है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई तूफान गुजरा हो, लेकिन वह अभी भी जीवित। शायद अगर वह इसी तरह के साहसी सोचे समझे फैसले लेता रहा तो आखिरकार वो अपने भाग्य से बच सकता है। तभी गणनिशा, जो चुपके से उस पर नजर रख रही थी, ने टिप्पणी की कि उसने बदलाव के बारे में जो कहा था वह सचमुच वही था। वो जिन ने उसे एक अवांछित मेहमान कहा। उसने माफी मांगते हुए बताया कि उसने कुछ चौंकाने वाली घटना देखी थी। वो जिन ने जवाब दिया कि वैसे भी परिवार की मुखिया बनने के लिए यूरियल ज्यादा उपयुक्त है। उसे आश्चर्य होने की कोई वजह नहीं थी। फिर गनीशा ने एक चौंकाने वाली बात बताई। यूरियल में उकिने खून की एक बूंद भी नहीं थी। वो जिन स्तब्ध रह गया। उसने यह बात पहले कभी नहीं सुनी थी। यूरियल तो उकिने का वंशज होना चाहिए था। वो उसकी सौतेली बहन थी, इसलिए वो पहले से ही जानता था कि वे खून के रिश्ते से पूरी तरह संबंधित नहीं थे। लेकिन यह सुनना कि वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे एक बिल्कुल अलग बात थी। ये पूछते हुए कि क्या यह स्वीकार्य है, उन्हें याद दिलाया कि सबसे पहले उन्होंने ही अपने पृष्ठभूमि की जांच का अनुरोध किया था। वो जिन ने खुद का अध्ययन किया और उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गनीशा ने गौर किया कि उसने आज उसे काफी चौंका दिया था। जाने से पहले उसने उसके बारे में सच्चाई छुपाने का वादा किया। यूरियल के साथ उसका रिश्ता गुप्त था, लेकिन उसने उसे एक चेतावनी भी दी थी। 6 नागों के सिर वाले संगठन ने हरकत शुरू कर दी थी। वे उसकी चीजों को निशाना बना रहे थे। उसने नीलामी में ये चीजें खरीदी थी। हालांकि नीलामी घर शायद उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचा देता, लेकिन उसकी जागीर की जादुई सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि वह भी उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचा सकती थी। बिना किसी कठिनाई के अंदर घुस गई। इतना कहकर वह गायब हो गई। पीछे सिर्फ एक रुमाल छोड़ गई।
वो जिन वहीं बैठा रहा, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। रहस्योद्घाटन। यूरियल के बारे में उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वह असली डलोन नहीं था और उसके साथ उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी बीच घने जंगल में जहां गनानीशा ने अपना डेरा डाला था, वो अपने साथियों के साथ आग के पास बैठी थी। उसने टिप्पणी की कि डलुआन बिल्कुल ही अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। अब वो बिल्कुल अलग इंसान लगते थे। यहां तक कि उनके जैसे व्यक्ति भी जब ईमानदारी से बोलते थे तो अलग ही लगते थे। उनके एक अधीनस्थ ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि उनमें बस एक कमजोरी है, वो सुंदर पुरुषों के लिए आकर्षित होती थी और उसे हर हाल में पसंद करती। उसने मजाक में उसे ये कहने पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। जब उसने जोर देकर कहा कि उसकी दादी सोचती है कि वो सुंदर था, उसने हंसते हुए कहा और बताया कि जब उसने ये कहा था तब उसके पीछे कोई सुंदर आदमी खड़ा रहा होगा। एक अन्य साथी, जूली का एक रिश्तेदार जो एक साहसी के रूप में काम करता था, ने पूछा कि क्या डलोआन में अब सचमुच मानवीय पक्ष बचा है। एफएन पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि हमला उसके पीछे से हुआ है। उसे यह देखकर गहरा सदमा लगा कि यह डलोआन था। उसने उससे पूछा कि वह एक असहाय नागरिक पर हमला क्यों करेगा। डलोआन ने उससे आंखें खोलने और यह बताने को कहा कि उस दानव का कौन सा हिस्सा एक असहाय महिला जैसा दिखता है। महिला का रूप विकृत होकर एक दानव में बदल गया। डलोन ने पूछा कि क्या वह सचमुच इतनी आसानी से एक दानव के मायावी जादू में फंस गई थी। उसने टेलीकिनेसिस का उपयोग करके एफिन को दूर खींच लिया और उसे दखल न देने का आदेश देते हुए कहा कि वो हस्तक्षेप न करे। जाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके उसे लड़ाई से और दूर खींच लिया। फिर वह दानव की ओर मुड़ा और कहा कि शिकार का समय आ गया है। दानव क्रोधित हो उठा। आसान शिकार को खोकर उसने उस पर झपट्टा मारा। वह तेजी से बच निकला और जिन हमलों से वो बच नहीं सका, उन्हें उसने अपने द्वारा उत्पन्न धातु तत्वों से रोक दिया। विश्लेषण करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके माथे में धंसा हुआ मूल तत्व उसे मायाजाल में माहिर दानव के रूप में चिन्हित करता है और अपनी विशेषताओं के कारण उसका धातु आधारित इसके विरुद्ध हमले विशेष रूप से प्रभावी नहीं थे। उसका खून खौलने लगा। उकलाइन प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध दानव शिकारी रहे थे और वह वंश डलोआन के भीतर एक जागृति आ रही थी। वह अपने सामने खड़े दानव को जीवित नहीं रहने दे सकता था। उसके भीतर एक ऐसा क्रोध उमड़ रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका सामना किया। उसके बाद लड़ाई पलक झपकते ही समाप्त हो गई। उसे मारने के बाद भी डलुआन राक्षस के शव का अपमान करता रहा। वह समझ गया था कि यह घटना उस खेल की शुरुआत का संकेत थी जिसे उसने रचा था। 2 दिन बाद अस्पताल में एफेरिन अचानक जाग उठी। उसने नर्स से पूछा कि जंगल में क्या हुआ था। नर्स ने बताया कि अंधकार के पहाड़ में एक दानव प्रकट हुआ था जिसके जादू से एफिन बेहोश हो गई थी। बाद में उसे ढूंढकर क्लिनिक लाया गया। तब से पहाड़ को बंद कर दिया गया था और जांच जारी थी। नर्स ने बताया कि डुआन ने ही उसकी जान बचाई थी। एफेरिन खुश नहीं दिख रही थी। यह सुनकर उसे यह भी पता चला कि वह 36 घंटे सोई थी। एफएन को एहसास हुआ कि आज बुधवार है और वह झट से उठ बैठी और बोली कि उसे देर हो रही है। वह जल्दी से भागी। वह क्लास में पहुंची और उसके पास मुश्किल से ही समय बचा था। जूलिया ने उसे इशारा करके बुलाया और उसका नाम पुकारा। उसने कहा कि वह क्लिनिक में मिलने गई थी, लेकिन एफिन वो अभी तक नहीं उठी थी। एफिन ने जवाब दिया कि इतनी नींद लेने के बाद वह बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही है। मेजों पर रखी सामग्री को देखकर उसने जूलिया से पूछा अगर उससे कुछ छूट गया हो तो। जूलिया ने कहा कि उसके आने से पहले ही सारी सामग्री वहां मौजूद थी। डलोन एलन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। एलन एक डिब्बा लिए हुए था। एफेरिन को आश्चर्य हुआ कि एलन कौन है। डलोन ने कक्षा को बताया कि एलन उनका शिक्षण सहायक होगा। छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि डलोन उन्हें अकेले पढ़ाना पसंद था और उन्होंने पहले कभी किसी सहायक को नहीं रखा था। एफेरिन को यह बात समझ में नहीं आई। उनके पिता 30 वर्ष की आयु तक शोधकर्ता बने रहे थे, क्योंकि वह कभी डलोआन का सहायक शिक्षक नहीं बन पाया था। डलोआन अचानक एक अनजान जादूगर को अपना सहायक क्यों स्वीकार करेगा। डलोआन ने समझाया कि आज का पाठ अनुभवात्मक शिक्षा पर आधारित होगा। उन्होंने उन्हें 3 घंटे के भीतर दिए गए कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। एलन ने प्रत्येक छात्र को एक टाइमर दिया। एफेरिन ने अपनी विरासत में मिली कंगन पर एक नजर डाली। हर बार उसने उसे देखा, वह सोचने लगी कि डुआन के लिए उसके पिता का क्या महत्व था। डुआन ने उसके पिता को मौका क्यों नहीं दिया। अब वो क्यों बदल रहा था। उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और वो मंत्र रचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके विचार आपस में उलझते जा रहे थे। 25 मिनट और 15 सेकंड में एक छात्रा ने अपना मंत्र पूरा कर लिया था। बेशक वो सिल्विया थी। दुहान पास आया, उसके काम का जायजा लिया और कहा कि मंत्र एकदम सही है। उसने उसे बाकी कक्षा से छुट्टी दे दी। जब सिल्विया जाने लगी तो उसने अभी भी संघर्ष कर रहे एफेन की ओर देखा और उपहास किया। एफीन ने जल्दी काम खत्म करने की कोशिश में और ज्यादा जोर लगाया। जूलिया ने उसके बाद काम पूरा किया और उसके बाद बाकी सबने एक एक करके काम खत्म कर लिया। एफरीन को छोड़कर सभी ने, उसे लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। वह न केवल सिल्विया से बेहतर प्रदर्शन करने में असफल रही थी,
बल्कि उसने असाइनमेंट भी पूरा नहीं किया था। वो ऐसी क्यों थी? क्या वो बेवकूफ है? इतनी सरल चीज भी नहीं संभाल सकती? शायद उसे हार मान लेनी चाहिए। उसने तो अकादमी में ठीक से पढ़ाई भी नहीं की थी। वो उनसे कैसे मुकाबला कर सकती है? तभी डुआन ने घोषणा की कि 5 घंटे और 47 मिनट बीत चुके हैं। उसने पूछा कि वो उसे कब तक इंतजार करवाएगी। एफएन ने सोचा था कि क्लास खत्म होते ही वह चला गया होगा। उसने कहा कि वह एक मामूली काम को लेकर परेशान हो गई थी और आगे नहीं कर सकती थी, यहां तक कि इसे पूरा भी कर लो। उसने माफी मांगी। उसने उससे कहा कि भले ही लोग उसका मजाक उड़ाए, भले ही कोई उससे आगे निकल जाए, भले ही वो व्यक्ति जिससे वो नफरत करती है सही हो, उसके सामने उसे हर समय शांत और तार्किक रहना पड़ता था। इसके साथ ही उसने कहा कि ऐसी कमजोर मानसिकता के साथ वह कभी भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने आगे कहा कि वो उससे निराश था। उसे उससे और अधिक उम्मीद थी। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से वापस बैठ गई। अपनी डेस्क पर बैठी मुट्ठी भींचते हुए उसने फुसफुसाकर कहा कि वह ये कर सकती है, भले ही वह निराश हो जाए, वो इसे पूरा कर लेगी। और उसने काम जारी रखा। वह बाहर ही खड़ा होकर उसके काम पूरा होने का इंतजार करता रहा। उसे पता था कि उसने एफएरएन पर 6 घंटे से ज्यादा समय बिताया है, लेकिन यह जरूरी था। उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। आने वाली चीजों के लिए और तेजी से आगे बढ़ो। दानव के प्रकट होने ने इसकी पुष्टि कर दी थी। मुख्य खोज जल्द ही शुरू होगी। जब यह शुरू होगी तो अच्छाई के साथ खड़े लोग बदल जाएंगे। यह बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर एफेरिन उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो गई तो वह एक गेमचर बन सकती है। फिलहाल उसमें मानसिक दृढ़ता और उचित संवेदनशीलता की कमी है। जादू, लेकिन एक बार जब वह अपनी उन कमजोरियों पर काबू पा लेगी तो उसकी तरक्की अभूतपूर्व होगी। हमेशा यह संभावना बनी रहेगी कि उसकी ताकत एक दिन उसके लिए खतरा बन सकती है। फिर भी यह एक जोखिम था, लेने लायक। भाग्य उन लोगों के लिए एक धर्म से अधिक कुछ नहीं था जो प्रयास करने से इनकार करते थे। उसे खुद पर भरोसा था और डलोन के व्यक्तित्व के साथ वो कभी भी उसके जैसी युवा जादूगरनी को इतनी आसानी से उससे आगे निकलने देना। कक्षा का दरवाजा खुला। एफेरिन बाहर निकली। डलोन जल्दी से उसे देखने के लिए वापस अंदर चली गई। काम उसने इसे पूरा कर लिया था। उसने समय नोट किया, 6 घंटे और 25 मिनट। उसने लिखा कि उसमें अकादमिक स्नातक न होने की जन्मजात कमियां दिखाई देती हैं, हालांकि उसके परिणाम की गुणवत्ता प्रथम स्थान के योग्य थी। बाद में जब वह विश्वविद्यालय से निकला तो सफेद सूट पहने एक व्यक्ति उसके पास आया। वह जाइड था, उसकी मंगेतर जूली का भाई। डलवान के गालों से ठंडा पसीना बह निकला जब उसने जाइड को हल्का सा झुककर प्रणाम किया। जाइड डरे हुए परिवार का वर्तमान मुखिया था, वही जिसने डलोन और जूली की सगाई के लिए जोरदार पैरवी की थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी युद्ध क्षमता गनानिशा से भी कहीं अधिक थी, जिससे वह शीर्ष 3 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। ऐसा व्यक्ति उससे क्यों संपर्क करेगा? डलोन सोच रहा था कि क्या यह स्नोफ्लेयर स्टोन के बारे में है। अगर ऐसा है तो यह घातक साबित हो सकता है। परिवर्तनशील, उसके पास जिड जैसे राक्षस के खिलाफ खेलने के लिए कोई कार्ड नहीं थे। जिड उसके सामने रुक गया, उससे कहीं अधिक विशालकाय। उसने कहा कि वो बस चिंतित था क्योंकि डलोन और जूली के बीच हाल ही में अनबन चल रही थी। उसने बताया कि वह इस सप्ताह के भीतर डिनर का आयोजन करने की योजना बना रहा है और पूछा कि क्या यह स्वीकार्य होगा। डीलोन जाइड के फिलहाल दोस्ताना व्यवहार से उसे थोड़ी राहत मिली। वह आने के लिए राजी हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जाइड ने उस पर जोर से हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें त्वरित निर्णय लेने वाले लोग पसंद हैं, और उन्होंने ड्लोआन के स्वाद के अनुरूप मेनू तैयार करने का वादा किया। उन्होंने आगे कहा कि वे स्वयं रात्रिभोज की जिम्मेदारी लेंगे। उनके कहने का तरीका आतिथ्य सत्कार से अधिक एक चेतावनी जैसा लग रहा था कि रात्रिभोज में शामिल होना न भूले। ड्लोआन इसे स्थगित करना चाहता था, लेकिन उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया गया। जाइड एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने परिवार को सर्वोपरि मानता था। अगर ड्लोआन उसके परिवार के मामलों में दखल देता तो उसे कतई नहीं मिलती। योजनाओं के बावजूद यह कहना मुश्किल था कि वह क्या करेगा। अगली सुबह फ्राइड एस्टेट में तड़के ही हंगामा मच गया। जूली ने रात्रिभोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और वो पहले से ही शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण में व्यस्त थी ताकि दोनों के बीच सुलह हो सके। ड्लोआन से मिलने से पहले का समय बीत चुका था। जीत ने पूछा कि क्या वह उससे एक स्नोफ्लेयर स्टोन छीन लिए जाने के कारण रूठ गई थी। उसने जोर देकर कहा कि वह रूठी हुई नहीं थी। डरे हुए परिवार का एक सदस्य चुपचाप पास खड़ा भाई बहनों की बहस देख रहा था। जाइड ने कहा कि डलवान को जरूर। उसने उस पत्थर को उसके लिए हथियार बनाने के लिए खरीदा था। आखिर एक जादूगरनी को ऐसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जूली चिल्लाई, अगर उसने सचमुच उसे ये पेशकश की है तो। अगर उसके पास तलवार होती तो वह तुरंत सगाई तोड़ देती। जिड का शांत स्वभाव टूट गया। उसने उससे कहा कि वो ध्यान से सोचे। सगाई तोड़ना मूर्खता होगी। राजनीति में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि वो किसी पुरुष को पसंद नहीं करती। फिर पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करती है। कोई।
उसने दृढ़ता से उत्तर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उसने पूछा कि क्या ये डलोन के खराब रिकॉर्ड के कारण है। उसने कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने एक वैध कारण मांगा। वह चुप रही। जवाब का इंतजार करते करते उसका धैर्य टूट गया और वह जाने के लिए मुड़ गया। उसने उससे समय पर आने और बाकी सब बातों का निपटारा करने को कहा। रात के खाने के दौरान कुछ मुद्दे उठे। भाई के चले जाने के बाद जूली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और हवा में वार करने लगी। उसके वार तेज और ध्यान भटका हुआ था। उसके पीछे खड़े योद्धा ने कहा कि उसकी तलवार में हलचल सी महसूस हो रही है। उसका नाम वेरोन था। जूली ने अपने इस भद्दे पहलू को उजागर करने के लिए माफी मांगी। खुद वेरोन ने कहा कि यह कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ड्लोआन जैसा घृणित व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। उसके लिए भाई द्वारा उसे ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करना सरासर गलत था। उसने उसे रोक दिया। उसने उससे कहा कि किसी शूरवीर को दूसरों के बारे में पीठ पीछे बुराई करना शोभा नहीं देता। उनकी पीठों की ओर देखते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि उसे उसके लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। फिर वो मुड़ी और चली गई। हालांकि वेरोन ने योजना बनाना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि उसे उसकी पीड़ा और दुख का हल मिल गया है। एक ऐसा तरीका जिससे वह उसके सेवक के रूप में अपनी वफादारी साबित कर सके, ऐसा कुछ जो केवल वही कर सकता था। उसने उसे खुश करने की कसम खाई। बर्क में बुजुर्गों की सभा में अंधकार के पर्वत में राक्षसों के देखे जाने की खबर सामने आई। संघ ने जोर देकर कहा कि अब जब राक्षस वहां मौजूद है तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। प्रकट हो गया था। बुजुर्गों ने 12 जादूगरों को पत्र भेजने का फैसला किया। उन पत्रों में से एक ड्लोआन को संबोधित था। डलोन के महल में वापस आने पर नीलामी में खरीदी गई वस्तुएं अंततः पहुंचा दी गई। उन्होंने उस अंगूठी और हार को अपने पास रखने का फैसला किया जिनसे उन्हें ठीक होने में मदद मिली थी। गणेशा के सुझाव पर उसने बाकी सामान को तिजोरी में सुरक्षित रखने की योजना बनाई। बस एक समस्या थी। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को वह अपनी शक्ति से 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा था। क्या पत्थर के भीतर मौजूद माना शक्ति उसका विरोध कर रही थी? फिर उसे पुस्तकालय में पढ़ी हुई एक बात याद आई। ज्वाला की तलवार को वश में करना पड़ता है। ये कम्युनियन नामक पुस्तक में लिखा था। क्या इसका मतलब किसी संगठन का गठन करना था? क्या वो वस्तु को समझ पा रहा था? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां स्पर्श हुई, दर्द ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खींच दी और एक तेज रोशनी दिखाई दी। कमरे में पानी भर गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसका मात्र 0.1% समझने के लिए ही उसने 2000 माना खर्च कर दिए थे। इस रफ्तार से कम 1 साल लग जाएगा। क्या वाकई ये उसके समय का सबसे अच्छा उपयोग था? उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। अब जाइट के डिनर की तैयारी का समय था। व्यवस्था हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने कैलेंडर पर नजर डाली, उसकी नजर 3 दिन बाद की एक और तारीख पर पड़ी। यह तारीख उसके इस शरीर में आने से पहले ही तय हो चुकी थी। मृत्यु सालगिरह, उसने धीरे से कहा। वह आलीशान रेस्तरां में पहुंचा और जाइट ने उसका स्वागत किया। जाइट ने ड्लोआन को आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जूली पहले से ही अंदर है। उन्होंने आगे कहा कि जूली आज रात बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब डलोन ने उसे देखा तो वह पल भर के लिए दंग रह गया। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल ड्लोआन को उससे प्यार हो गया था। उसे इस बात का कभी पता नहीं चला था क्योंकि वो हमेशा उसके सामने कवच पहने रहती थी। तभी एक अपरिचित आवाज सुनाई दी जिसने कहा कि उन्होंने काफी प्रयास किया है जूली को वैसा दिखाने के लिए। जीत ने मुड़कर पूछा कि वो यहां क्यों है। उसने जवाब दिया कि वह साथ आ गई है क्योंकि जूली के कपड़े उसी ने चुने थे। ड्रेस। डलोन का ध्यान पहले तो जूली पर ही केंद्रित था, इसलिए उसने उसे देखा ही नहीं। वह जूली की बहन जोसेफिन थी। हालांकि उसने ऐसा दिखाया जैसे वो सिर्फ साथ आई हो। अपनी बहन को शादी के कार्यक्रम में ले जाते समय डलोन को सबसे पहले उसी महिला से सावधान रहने की जरूरत थी। एक ऐसी महिला जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लक्ष्य एक समाज विरोधी, एक गुप्त खुफिया नेटवर्क की छिपी हुई मास्टरमाइंड जो परछाई में काम कर रहा था। उसकी ताकत तुलनीय थी। जाइट्स। जोसेफिन के दिल में सिर्फ जूली को ही सच्ची मोहब्बत थी और जो भी जूली को ठेस पहुंचाता उसे उसके गुस्से का सामना करना पड़ता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। फिर भी वो इसे महसूस कर सकता था। जिस क्षण उसने उसे देखा था तब से ही वह जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। अगर वह भी एक समाज विरोधी व्यक्ति की हत्यारी आभा को महसूस कर सकता था तो यह मृत्यु का पहलू तो निश्चित ही था, खतरनाक रूप से वास्तविक। अगर उसे इस डिनर से जिंदा निकलना था तो उसे यह साबित करना था कि डलोन जूली के बारे में गंभीर था। जिट ने सुझाव दिया कि वे पहले व्यापार पर चर्चा करें। खाना आ गया। उसने पूछा कि डलवान शादी की रस्म कब करने वाली है, क्योंकि सगाई को 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। जूली ने कोशिश की। बीच में टोकने पर जाइट ने उसे रोकते हुए कहा कि बड़े लोग बात कर रहे हैं। ड्लोआन हिचकिचाया। जाइट ने उसे खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ड्लोआन ने एक पल के लिए जोसेफिन की ओर देखा,
फिर उन्होंने जवाब दिया कि वह इस रिश्ते को पूरी तरह से जूली के हाथों में छोड़ देंगे। उसने कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करना चाहती तो वह सगाई तोड़ने के लिए तैयार है। जूली का चेहरा और भी गंभीर हो गया। जाइट ने पूछा कि वह सगाई तोड़ने की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकता है। क्या इसका कारण यह था कि हाल ही में उनके बीच दूरियां बढ़ गई थी? उसने ड्लोआन को याद दिलाया कि परिवार के बड़े बुजुर्ग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जूली ने फिर से ऊंची आवाज में ड्लोआन से अकेले में बात करने की मांग की। जाइट ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए रुकी, फिर जोसेफिन के साथ कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलते हुए जोसेफिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि उसे उम्मीद है कि उन दोनों का समय सुखद बीतेगा। बातचीत। दरवाजा बंद हो गया। जूली ने पहले चुप्पी तोड़ी। उसने पूछा कि इस बार डलोन क्या साजिश रच रहा है। ठंडी निगाहों से उसने जानना चाहा कि वो क्या सोच रहा है। अब जरूरत थी। बाहर जोसेफिन उनकी बातचीत का हर शब्द साफ साफ सुन सकती थी। अपने भाई और बहन को बाहर भेजने के बाद जूली वापस मुड़ गई। उसने उससे पूछा कि डलोन क्या चाहता है। हालांकि डलोन की असली चिंता जोसेफिन को लेकर थी। वह जानता था कि वह दरवाजे के पीछे से सुन रही है। उसे पूरा यकीन था कि पूरे कमरे में सुनने वाले उपकरण लगाए गए थे। हालांकि जाते समय वो हल्की सी हंसी थी, लेकिन वो यूं ही नहीं जा सकती थी। लेकिन जोसेफिन को यह नहीं पता था कि वह उसकी निगरानी के बारे में जानता था, और इससे उसे एक अवसर मिला। अगर वह उसे यह विश्वास दिला पाता कि डलोन सचमुच उसकी प्यारी छोटी बहन से प्यार करता है, तो शायद वह मौत से बच सकता था। इसलिए उसने शुरुआत की, संभल कर आगे बढ़ो। उसने जूली से कहा कि वह ईमानदार था, लेकिन जूली ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह सगाई को उतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते जितना वह सोच रही थी।